बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में आपको एक अफसोसनाक खबर दें। ये कश्ती हादसा है जिसमें 12 पाकिस्तानी अपनी जान से गए, और जब ये खबरें पाकिस्तान में इनके प्यारों को मिली होंगी तो एक क़यामत का मंजर है। और ये वो बच्चे हैं, ये वो नौजवान हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपने वतन को छोड़कर अपने आप को बेरहम मौजों के हवाले कर देते हैं, इस उम्मीद में कि अगर दाग लग गया तो यकीनन एक बेहतर ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही है साहिल के किनारे पर। लेकिन शायद वो किनारा कभी नहीं आता। एक ही गांव के 5 अफराद हैं जो जाँ बहक हो गए। और अगर पाकिस्तान में आप किसी इक़्तिदार में बैठे हुए शख्स से अगर आप ये बात करें तो वो कहेगा कि जनाब, इंसानी स्मगलिंग को हम रोक रहे हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में आपको मौके अपने नौजवानों को फराहम ज़रूर करेंगे, इनको इनके पाँव पे खड़ा करेंगे और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जब कोई नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर बाहर निकलता है, हर वो रास्ता, हर वो तदबीर लड़ाता है जिससे उसके घर वालों का और जो पीछे जितने भी लोग हैं एक बेहतर मुस्तकबिल की खबर जो है वो लेकर वापस आ सके। वो शायद खबर लाता नहीं है बल्कि खबर बन जाता है। इट्स अ सैड डे फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली गुजरात और गुजरांवाला, जहां एक ही खानदान, एक ही गांव के 5 नौजवान थे जो इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। एक चीज़ व्यूअर्स, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इन बेरहम मौजों के हवाले मत करें। एजेंट माफिया जो आपको उकसाता है, इस तमाम माफिया से दूर रहें। और जो भी हालात हों, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर हमारे हालात को बेहतर करे। लेकिन ये रास्ता खुदा के लिए कभी भी इख्तियार मत कीजिएगा, क्योंकि ये रास्ता जो है सीधा मौत की तरफ लेकर जाता है। और व्यूअर्स, जब ये मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा तो एक टिकर मेरी आंखों के सामने से गुजरा। फिर मैंने गुजरांवाला में दोस्तों से बात की जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं। तो जाहिद भट्ट नामी एक नौजवान था। वो ये बताता है, जो बच गया इस हादसे में, वो ये कहता है कि समंदर के बिल्कुल दरमियान में कश्ती को रोककर जो लोग ये सारा काम करते हैं, इंसानी स्मगलर्स है, उन्होंने पैसे की डिमांड शुरू कर दी और कहा कि पैसे दोगे तो हम तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद जो ये कश्ती उलट जाती है और ये उस बचने वाले जाहिद भट्ट की जो है, जिसका राब्ता गुजरांवाला में अपने ख़ानदान के लोगों से हुआ, तो उसने अपनी पूरी आपबीती जो है वो सुनाई। बीमार पड़ गए, बारिश हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप अपने घर से निकलते हैं और एजेंट माफिया के हाथ चढ़ते हैं तो ज़रूर इसके ऊपर सोचिए। अपने माँ बाप जो अब सारी उम्र रोएंगे, आपके बच्चे जो आपकी राह तकेंगे, खुदा के लिए रास्ता जो है कभी भी इख्तियार मत कीजिएगा। मैं सारा दिन आपको पाकिस्तान की सियासत के बारे में मुख्तलिफ खबरें ताकतवर हलकों से और इक़्तिदार के वानों से ला कर हम आपको सुनाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हमारे इस तरह अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, इन इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को खुदा जाने कब जो है वो ख्याल आएगा कि इनके लिए रोज़गार पैदा करें। हमें स्टेज पर खड़े होकर अपने बेटे जुनैद की जो आप कहानियां सुनाते हैं कि गाड़ी बहुत तेज चलाता है, हमें ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान के बच्चों को रोजगार चाहिए, फ्री लैपटॉप नहीं चाहिए। पाकिस्तान के बच्चों को हुनर चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो सके। और इनका कभी भी, इन हुक्मरानों का जो है ना, वो कभी भी ये जो इक़्तिदार की हवस है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये इसी तरह चलेगी। और हमें एक मसनूई ज़िंदगी अपनी दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों का इन्हें ख्याल नहीं है, नहीं तो ये वाक़यात ना हो और हर नौजवान जो है आज अपने माँ बाप के साथ बैठा हो और इस हुकूमत पर जब तनकीद की जाती है आप उठाकर जेल में डाल देते हैं कि जनाब देखें ये मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, इसने हमारी सल्तनत को ललकारा है। तो व्यूअर्स, दुआ कीजिएगा उन तमाम नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, और वो तमाम बच्चे जो गुजरात में हमें सुनते हैं, जो फैमिलीज हमें गुजरांवाला में सुनती हैं, क्योंकि ये वो पट्टी है जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट हुई इंसानी स्मगलर्स की। और यहाँ पर बहुत सारे गैंग्स आपको काम करते हुए नजर आएंगे। तो घर छोड़ने से पहले ज़रूर अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को याद कीजिएगा। अब इस प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको ये खबर दूं कि खान साहब ने जेल से इस पूरे मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या कहा। खान साहब भी कहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जद्दोजहद की। 9 मई और 26 नवंबर के लिए भी न्यूट्रल एम्पायर्स बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। अच्छा, ये खान साहब का पैगाम आ गया है और उन्होंने 9 मई
اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. لیکن ویورز، جس کمرے میں بیٹھ کر حکومت کے 10 لوگ اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے 7 لوگ جو تھے وہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، وہاں پر کچھ ایکسچینج بھی ہوا، مطالبات دیے گئے. اب ان مطالبات کے اوپر دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. حکومت نے جب سے یہ خبریں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں، حامد میر صاحب نے تو پورا پروگرام ہی کر دیا، بلکہ بیرسٹر گوہر کو اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سارے سوالات بھی پوچھے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. تو حکومت کو شاید یہ احساس ہوا کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تیز ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ مذاکراتی جو کشتی جس کے اوپر یہ سب لوگ بیٹھ کر آئے ہیں اسی کو ہم ڈبو دیتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیے گئے تھے اسے ماننے سے انکار کر دیا. جیل کے اندر خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو آرمی چیف کے تناظر میں بیرسٹر گوہر کا حوالہ دے کر بتائی جا رہی ہے، تو اس پر عمران خان صاحب کا کیا کہنا تھا؟ وہی کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق، اور کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات خوش آئند بات ہے. اگر کوئی بات چیت شروع ہوئی تو یہ خوش آئند ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اس میں پاکستان کے استحکام کی بات ہے. اب خان صاحب کی کنفرمیشن اور بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ جناب میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن جب بیرسٹر گوہر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہوئی تھی ملاقات، اور سیاست پر بھی بات ہوتی ہے، تمام معاملات جو ہیں وہ سیاسی ہیں. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ان پرٹیکولر کیا آپ کے سیاسی امور کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کوئی کنفرمیشن نہیں دی اور بڑا مبہم سا جواب دیا. اور پھر انہوں نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا ہے لیکن دوسری ملاقات کا وہ حوالہ نہیں دیتے اور اسے انہوں نے آن نہیں کیا. یعنی پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی وہ ایک راز ہے، اور بیرسٹر گوہر نے ٹیلی ویژن پر پہلے تو اپنی اس ملاقات کے حوالے سے بھی ماننے سے انکار تھے، لیکن انہوں نے دوسری ملاقات کا حوالہ دیا. اب سیکیورٹی ذرائع کا جی اس حوالے سے رد عمل ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے سیاسی معاملات پر بات کرنا چاہی، لیکن انہیں جواب دیا گیا کہ آپ سیاسی معاملات جو ہیں وہ کمیٹی میں جا کر حل کریں، اور بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے پیش کیا گیا. سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دینا انتہائی افسوسناک ہے. اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گڈھا پور سے پشاور میں بات چیت سے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں کی. اب یہ ملاقات کا وہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن یہ ملاقات جس کے بارے میں خبریں آ رہی تھی اسے دونوں طرف سے اب ڈینائی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے حکومت نے بھی تو ریئیکشن دکھایا ہوگا. اور اگر آپ ذرا غور کریں تو بیرسٹر گوہر سے سیکیورٹی معاملات پر، اور وہ بھی کے پی کے اور اس علاقے کے، کیوں کوئی بات کرے گا اور کیوں کوئی ملاقات کرے گا؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقات ہے وہ بیرسٹر گوہر کی، کم از کم انہوں نے ٹیلی ویژن پر اس سے انکار کر دیا. ویورز، اب جو مطالبات حکومت کی طرف سے رکھے گئے اور پھر رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ 3 بار مؤخر ہو چکا ہے، اور خبر اب اسے فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ کل دن 11:30 بجے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. سزا ہونی ہے عمران خان کو، لیکن اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں اسے چیلنج کیا جائے گا. اب رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور انہوں نے تحریک انصاف کے مطالبات کے اوپر ایک چارج شیٹ پیش کر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے مطالبات ہیں جنہیں اسلام آباد میں انسٹال کیا گیا. پہلا جملہ انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی مذاکراتی کمیٹی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت اس سے ہم مطالبات کر رہے ہیں جنہیں اسلام آباد میں انسٹال کیا گیا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ انہوں نے وہ مطالبہ نہیں کیا مینڈیٹ کا، یعنی انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا اور نئے الیکشن کی بات نہیں کر رہے. اگر آپ کی پریس کانفرنس میں پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ انسٹال کیا، تو آپ نے خود ہی ایک دلیل پیش کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی آپ کو تسلیم نہیں کرے گی. دوسری چیز یہ ہے جی کہ 2017 کی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت 2 تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا. عمران خان نے بھی اس حوالے سے بات کی. پہلا کمیشن جو ہے وہ 9 مئی 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، بانی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے لیے حالات کو قانونی ترازو میں دیکھے گا، اور پھر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے اندر رینجر جسنس داخل ہوئے، اس کو بھی پرکھا جائے گا کہ وہ کیا معاملات تھے.
फिर हसास मकामात के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो कैसे गायब की गई, इस तनाजुर में भी इस चीज को देखा जाएगा। और फिर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, इस तनाजुर में भी कमीशन जो है इस चीज को आगे लेकर चलेगा। एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर किसके कहने पर दर्ज होती हैं, मीडिया में सेंसरशिप क्यों की गई, और फिर इंटरनेट की बंदिश, तमाम सवालात जो हैं वो उठाए गए। फिर दूसरा कमीशन दर्ज झैल मामला पर तफसील तहकीकात करेगा। 24 से 27 नवंबर इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाकयात जो कुछ नवंबर में के महीने में हुआ और जिस तरह से लोगों को टारगेट किया गया, मुजाहिरीन के ऊपर बरह रास्त गोलियां चलाने का मामला, ताकत का इस्तेमाल, लाशें कैसे गायब की गई। अच्छा, अब इसके अंदर ना जो सबसे बड़ा सवाल था, और ये इसलिए भी बड़ा एक नुक्ता इस हुकूमत के सामने है जिसे वो नहीं मान रहे, कहा यह गया कि जनाब गोली नहीं चली। अब आप इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं आप उसे डिनाई तो नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर क्या कोई आपने अपना कोई मौक़िफ़ पेश किया? बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें आपके लोग गोलियां चलाते हुए नजर आते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग शहीद हुए, ये कहते हैं जी कि इन्होंने कोई हमें लिस्ट ही नहीं दी। अच्छा, अब हामिद रज़ा साहब टीवी पर आए और उन्होंने फिर ना वो पूरी लिस्ट निकाल के रख दी। उन्होंने कहा जी कि ये पढ़िए लिस्ट और हम आपको पते भी बता रहे हैं जिन लोगों को शहीद किया गया। अच्छा, इन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि इतने दिन गुजर गए कि ये एड्रेसेस इकट्ठे नहीं कर सके, ये लोगों के नाम नहीं बता सके। जनाब 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन लोगों के ऑडियोज, विजुअल्स भी मौजूद हैं, वीडियो पैगामात भी मौजूद हैं, गोलियां कहाँ लगी उन्होंने अपने जख्म तक दिखाए हैं, उनके एड्रेसेस भी हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर्स भी हैं। अगर कोई नहीं मान रहा तो वो पाकिस्तान की हुकूमत है जिसने इस पूरी कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। देखिए जी, पहले ये बात हो रही थी कि कभी भी ये कमेटी जो है वो काम आगे नहीं कर सकती। कोई ना कोई ऐसा मकाम जरूर आएगा जब ये अपने मुतालबात से पीछे हट जाएंगे या फिर कहेंगे कि जनाब ये तो जो ये मुतालबात हमारे सामने रख रहे हैं इसके ऊपर अमल ही नहीं किया जा सकता। जहां तक केसेस का ताल्लुक है, पाकिस्तान की अदालतें जाने आप हमारे पास क्यों आते हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही, ये बड़ी अहम, इसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है जो जारी की गई कि 9 मई की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कार्रवाई कर चुका। गुड टू सी यू वाला मशहूर मामला इसी केस में हुआ। चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया, ये खत्म शुद्ध मामला है, इस पर अब क्या होगा। ये तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद हैं। तो सर फिर उसको भी तस्लीम करें कि इमरान खान आपकी तहवील में था, और इमरान खान के जब आपकी तहवील में, तो किस तरह से लोगों को कह सकते हैं कि जनाब जाओ जाकर आग लगा दो। हामिद रजा साहब के अल्फाज बड़े जी, उन्होंने तो बल्कि ये भी नेशनल टीवी पे अल्फाज इस्तेमाल किए कि खसबा न खाओ, और अगर आपने हमारे साथ बात नहीं करनी ना करें, हमें नहीं करते। एक वार्निंग जारी की गई है और वार्निंग ये है कि 7 दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान की हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो हम अगले दौर में नहीं जाएंगे। चूंकि उमर अयूब साहब की तरफ से ये कहा गया कि 31 के बाद भी इसको एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है, लेकिन हुकूमत ने अपने एक वाज़े मौक़िफ़ जो है वो रख दिया और वो इस पूरे प्रोसेस को सबोताज करती हुई हमें नजर आ रही है। यानी उन्होंने अब इसे मानने से इनकार कर दिया कि हम जुडिशल कमीशन जो है बनाएंगे, और इसकी जरूरत उन्होंने बता दी कि जनाब कोई नहीं है। अच्छा, अब गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुलाकात हुई, इसे एक और तनाजुर में फजलुर रहमान साहब ने देखा। अचकजई साहब का एक जुमला मैं आपके सामने रख दूं, और ये बहुत सारे लोगों को शायद इसके ऊपर हैरत भी हो, क्योंकि उन्होंने ये जो मुलाकात हुई है, जहां तक ताल्लुक है जी अली अमीन गंडापुर का और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर का, और जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, इस पर अचकजई साहब ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात, महमूद खान अचकजई का सख्त रद्द-ए-अमल, पेशावर में जो मुलाकात हुई है वो आइन के खिलाफ है, जो आइन के साथ खिलवाड़ करेगा, हम इसके खिलाफ है। अब देखें जी, महमूद खान अचकजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने हवाला भी दिया कि हमने एक मूवमेंट शुरू की थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। तो सर मसला यहाँ पर ये है कि आपकी बहुत सारी ऐसी तकरीरें जिसमें आप कहते रहे कि आए बैठकर बात करते हैं, तो वो बैठ कर ही बात हुई है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इनकी इस स्टेटमेंट के बाद मोहर लग गई कि ये मुलाकात हुई, और बैरिस्टर गौहर टीवी पर बता नहीं रहे, सिक्योरिटी जराए से मानने से इनकार कर रहे हैं, और फिर हुकूमत का ये जो एकदम से पलटा खाना, ये तमाम चीजें गवाही है कि मुलाकात हुई। और अचकजई साहब ने बाकायदा तौर पे इस पे मोहर लगा दी है स्टेटमेंट जारी करके कि देखें ये खिलाफ आइन है और ये मुलाकात जो है नहीं होनी चाहिए थी, और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो रूह रवां हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। अब गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा, फजलुर रहमान साहब ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट जारी की, और वो ये कहते हैं कि जनाब केपी के इलेक्शन जो है वो चोरी हुए और सारी एक जाली हुकूमत बैठी हुई है। हमने भी इसका जवाब दिया।
अली बिन गंडापुर ने भी इसका आज जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि अगर आपको फजल रहमान साहब को इतराज है तो आए बैठे, हम हल्के खोल देते हैं और पता चल जाएगा कि किसको कितने वोट मिले। आपके जो 4-5 लोग हैं वो भी फॉर्म 47 के हैं, आपका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, आप बलूचिस्तान से भी फॉर्म 47 से आए। आपके साथ धोखा जरूर हुआ, मगर धोखा ये नहीं हुआ कि अवाम ने धोखा किया, या आपको धोखा ये हुआ कि जो आपके साथ वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। तर्जुमान JUI फे, उनका भी एक इसके ऊपर रद्दमल आया। वो ये कहते हैं कि अपोजिशन को तकसीम करने का एजेंडा जो है वो फजल रहमान साहब के खिलाफ कुछ लोग कर रहे हैं, और वो अली बिन गंडापुर। तो सर जेड़े तुसी तीर चला रहे हो, तो ये क्या लोगों को लग नहीं रहे? जिस किस्म की गुफ्तगू आप करते हैं, जिस जमात के साथ आप बैठे हों और आप कहें कि जनाब इनका जाली मैंडेट है, तो ये मैंडेट जो है हम इसे तस्लीम नहीं करते, तो उन लोगों के साथ आप बैठकर किस तरह से मामला को आगे लेकर जा सकते हैं? व्यूअर्स, ये पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने आपके सामने वन बाय वन रखी। आखिर में आमतौर पे मैं कभी भी किसी की जात पर हमला नहीं करता, सिर्फ सियासी गुफ्तगू हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन एक खबर मेरी नजरों से गुजरी, ये गालबन एक आधे दिन पुराना वाकया है, और पता ही चला कि जवाद अहमद जो उनकी कोई पार्टी भी है, और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला, और इनकी बहुत सारी मीम्स भी आपने देखी। जब भी ये नौजवानों में जाते हैं और इमरान खान के खिलाफ जहर उगलते हैं तो उनको जवाब मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया जी कि ये हमेशा इमरान खान को कहते थे कि यार जनाब ये देखें जी घड़ी चोर है, लेकिन आज पता चला कि घड़ी चोर जो है वो बिजली चोर निकला। और खबर जो रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। मीटर का फेस डेड कर रखा था। लेस्को टीम की चेकिंग के दौरान जवाद अहमद काले डाले पर पहुंचे, मीटर रीडर्स को जदोकोब किया और जबरदस्ती मीटर छीन कर वहां से भाग गए। जवाद अहमद ने अफसरान को कहा कि तू यहां से निकल, तुझे पता नहीं कि किससे पंगा ले रहा है, और निकल यहां से। और जवाद अहमद ने लेस्को अमले को धमकियां दी और धक्के मारे और मीटर भी छीन लिया। तो सर ये है वो शख्स जो लोगों को घड़ी चोर का ताना दिया करता था, आज खुद बिजली चोर निकला। इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की, अब हम इस तरह की गुफ्तगू जो है वो लाजमी करते रहेंगे। पाकिस्तान में सारा दिन हम इन लोगों की जो महलाती साजिशें हैं, ताकतवर हल्के और आगे पीछे जो हम बातें आपके साथ करते हैं, ठीक है सियासत पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये जो बच्चे आज बेरहम मौजों ने हमेशा के लिए गर्क कर दिए, जिनकी वजह से ही गर्क हुए, उनका गिरेबान पकड़ने का वक्त आ गया है। आप ज़रूर कमेंट भेजिएगा और उन तमाम नौजवानों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने